traditional introduction of UR, as we have discussed right now, that oil recovery operations traditionally have been subdivided in three stages. तीन stages होती हैं basically: primary, secondary and tertiary. Primary जो initial production की अपनी स्टेज होती है, जिसमें वो नेचुरल प्रेशर के साथ रिजर्वायर की जो फ्लो होता है हाइड्रोकार्बन्स का, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं। फिर सेकेंडरी रिकवरी पे हम वाटर इंजेक्शन करते हैं, जिसको वाटर फ्लडिंग भी नॉर्मली कहा जाता है, बिकॉज सेकेंडरी रिकवरी इज नॉट बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री. Normally they use this term water flooding because in secondary recovery you normally do this water flooding. The traditional recovery processes are water flooding, pressure maintenance and gas injections, although the term secondary recovery is now almost synonymous with water flooding. उसके बाद फिर ये tertiary recovery आ जाता है. The third stage of production was that obtained after water flooding or whatever secondary process was used. मतलब जो भी मेथड हमने यूज किया था सेकेंडरी फ्लडिंग में, चाहे वो पानी था या, because in previous decades they also used gas and other techniques to maintain that pressure. They also considered them as secondary recovery, but tertiary process में हमने जो भी ऑयल रिमेनिंग था सेकेंडरी प्रोसेस के बाद, हमने डिफरेंट गैसेस या केमिकल्स या फिर थर्मल एनर्जी के थ्रू, नंबर ऑफ टेक्निक्स आर देयर फॉर टर्शरी रिकवरी ना, तो हम वो यूज करते हैं टर्शरी रिकवरी में इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन जो कि आपके रिजर्वायर में मौजूद है अभी भी. मोर देन 40% 50% आपका हाइड्रोकार्बन जो है वो रिजर्वायर में मौजूद होता है, एंड यू नीड टू रिकवर दैट हाइड्रोकार्बन. सो इट सेज दैट the third stage of production was that obtained after water flooding. Tertiary process used miscible gases, chemicals and or thermal energy to produce additional oil from the secondary recovery process became uneconomical. अब इस स्टेटमेंट का मकसद ये है कि हमने डिफरेंट मिसेबल गैसेस यूज करते हैं. मिसेबल गैसेस आर दोज गैसेस व्हिच आर easy to mix with your reservoir fluid. Now this reservoir fluid might be your hydrocarbons, it might be your gas, or it might be any other fluid. So this gas will be miscible with that one. Miscible means easy to mix. And then we use different chemicals which basically develop a piston-like front, and they try to move this hydrocarbon which is present in the reservoir to the producing well. उसके बाद फिर थर्मल प्रोसेस होता है जिसमें हम इन सिट्यू कंबस्शन करते हैं रिजर्वायर के अंदर ही, और उससे जो हीट जनरेट होती है, बेसिकली वो हीट आपके हाइड्रोकार्बन्स को लाइट करती है जो हैवी क्रूड्स होते हैं, और उनको मोबाइल करती है, उनकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करती है, और फिर वो ऑयल जो रिमेनिंग है उसको प्रोड्यूस करवाती है. अब जहाँ पे सेकेंडरी रिकवरी प्रोसेस अनइकोनॉमिकल हो जाता है, इट मींस दैट आप पानी इंजेक्ट कर रहे हो एक वेल से, और प्रोड्यूसिंग वेल से भी आपको पानी ही मिल रहा है, वो ऑयल को बाईपास कर रहा है. अराउंड 5 to 10% आपने रिकवरी ऑयल की ले ली, अब इंजेक्शन वेल से आप पानी इंजेक्ट कर रहे हो और प्रोड्यूसिंग से पानी प्रोड्यूस हो रहा है. इट मींस नाउ इट्स अनइकोनॉमिकल, सो यू विल गो फॉर टर्शरी रिकवरी जो अभी हमने डिस्कस किया. आप लोगों को कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स ऑफ टीम्स. ऐसे सिर्फ बैठ के सुनना नहीं है, because I'm keen of being that the student should communicate with me. This is two-way communication, so आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो you can ask me in the chat box, meeting chat. So now there is a question that is tertiary method sequential technique. अब नॉर्मली तो ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टूडेंट्स बताएं मुझे इसका आंसर, बट अब क्योंकि ये क्लासेस ऑनलाइन है, तो मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको कि टर्शरी मेथड सीक्वेंशियल टेक्निक इन द सेंस कि हम
शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि 3 मेथड्स होते हैं, प्राइमरी रिकवरी, सेकेंडरी रिकवरी और फिर टर्शरी रिकवरी। तो क्या ये टर्शरी रिकवरी सिक्वेंशियल मेथड है? सिक्वेंशियल मेथड इन द सेंस कि लाजमी है कि प्रोडक्ट प्राइमरी मेथड भी अप्लाई पहले हो, उसके बाद फिर सेकेंडरी मेथड हो, फिर टर्शरी ही मेथड यूज होगा। मतलब ये जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, क्या ये लाजमी है टर्शरी रिकवरी मेथड के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि जो टर्शरी रिकवरी मेथड है वो हमेशा तब ही यूज हो जब हम प्राइमरी भी कर लें और सेकेंडरी भी कर लें. इट्स नॉट always the right case to go for, you know. So what it does says, it says that the drawback to consideration of three stages as a chronological sequence is that many reservoir production operations are not conducted in the specified order. A well-known example is production of the heavy oils that occurs throughout much of the world. If the crude is sufficiently viscous, it may not flow at economic rates under natural gas drives, so primary production would be negligible. For example, reservoir water flooding would not be feasible, therefore the use of thermal energy might be the only way to recover a significant amount of oil. अब दुनिया में कुछ ऐसे रिजर्वायर्स होते हैं, ये स्टेटमेंट जो इसका मैं समराइज आपके लिए कर दूं कि ऐसे आपके दुनिया में बहुत सारे रिजर्वायर्स होते हैं जो कि हैवी क्रूड ऑयल जिनमें पाया जाता है. अब ये हैवी क्रूड ऑयल इतना हैवी होता है, विस्कस इन नेचर होता है कि नीचे जो उनके ड्राइव मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, जो आपने जितने भी ड्राइव मैकेनिज्म्स पढ़े हैं अपना रिजर्वायर इंजीनियरिंग में, तो जो हैवी क्रूड ऑयल्स होते हैं उनमें ड्राइव मैकेनिज्म्स प्रेजेंट तो होते हैं, बट दे आर नॉट दैट मच कैपेबल टू पुश दिस ऑयल फ्रॉम द रिजर्वायर टू द वेलबोर ना. तो वहाँ पे अब प्राइमरी प्रोडक्शन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता कि वो, क्योंकि उसके नेचुरली जो उसके अपनी ड्राइव फोर्सेस हैं, दोज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली ना, क्योंकि आपका क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा विस्कस है. तो प्राइमरी खत्म हो जाता है. सेकेंडरी रिकवरी में आप पानी को इंजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हैवी क्रूड है, और आप पानी को इंजेक्ट करेंगे तो वो क्विकली उसको बाईपास कर लेगा और फिर पानी प्रोड्यूस होगा. सो यू आप डायरेक्टली जो ये आपका टर्शरी मेथड होता है उसको आप अप्लाई करते हो विदाउट गोइंग फॉर प्राइमरी रिकवरी और सेकेंडरी रिकवरी. आप डायरेक्ट टर्शरी रिकवरी पे आते हो और उसमें भी आप थर्मल एनर्जी मेथड यूज करते हो, जिसको आप स्टीम इंजेक्शन कह लें या SAGD मेथड कह लें या फिर इन सिtu कंबर्शन कह लें. सो देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉर थर्मल एनर्जी. तो सेकेंडरी रिकवरी मेथड में हम ये थर्मल मेथड्स यूज करते हैं तो ताकि आपका जो हैवी क्रूड है पहले आप उसको थ्रू हीट और थ्रू टेम्परेचर उसको लाइट करते हो, और फिर एक फ्रंट बनता है आपका उस जोन का, ट्रांजिशनल जोन का, और वो पुश करता है आपकी उस क्रूड को जो कि लेस विस्कस बन चुका होता है ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी, और फिर वो प्रोड्यूस होता है. So in this case, a method considered to be a tertiary process in a normal chronological depletion sequence would be used as the first and perhaps final method of recovery. तो ये पहला और आखिरी मेथड ही होता है ऐसे रिजर्वायर्स में जो है बहुत ज़्यादा हैवी क्रूड ऑयल्स होते हैं. So it's not always necessary that this tertiary method should follow any sequential technique. कई सारे केसेस में आप सेकेंडरी और टर्शरी करते हो, कई सारे केसेस में आप प्राइमरी और टर्शरी करते हो, सेकेंडरी को ओमिट कर देते हो. So it depends upon your reservoir composition, your reservoir pressure, your reservoir drive mechanisms, and there are a number of other factors which are considered first, and then you are concluding that through which chronological sequence you are going to follow in your hydrocarbon production. So any questions beta? No, कोई क्वेश्चन नहीं है? Please raise your hands so that I can see you are present in the class. My voice is also clear. You are able to understand?
क्वेश्चंस। कौन है 15 बड़ा होशियार है? यस सर, वॉइस क्लियर है आपकी। चलो चलो ठीक है। So if you have any question, please do let me know now, because I don't like to be speaking all the time. So the two-way communication must be there. भले आप अपना माइक खोल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको टाइप करने में दिक्कत आ रही है. So I won't mind that, but at least you should be in discussion. So where were we? Yes. So sequential technique लाजमी नहीं है कि आपका tertiary method उसको follow करे. अब वही सवाल सेकेंडरी मेथड पे भी आ रहा होता है कि आप लाजमी है कि हम प्राइमरी के बाद सेकेंडरी पे जाएं और फिर टर्शरी पे जाएं, और इज इट पॉसिबल दैट हम डायरेक्टली प्राइमरी मेथड से फिर टर्शरी मेथड पे चले जाएं? सो द आंसर इज दैट इट्स नॉट नेसेसरी to follow this sequential technique, because normally every student has this concept in their mind that there are these three methods and we should be following that, कि पहले उसको अपने प्रेशर पे प्रोड्यूस करो, फिर उसको पानी की इंजेक्शन करो, फिर प्रोड्यूस करो, और फिर अपना केमिकल्स या जो भी टर्शरी मेथड्स हैं वो यूज करो. सो there should be a sequential technique which was the conventional thought before, but not in these few decades it's being proved that it's not necessary to follow these sequential techniques, कि आपको प्राइमरी के बाद डायरेक्ट टर्शरी पे आ सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को एमिट करके डायरेक्ट आप टर्शरी यूज कर सकते हैं, या कोई ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें आप टर्शरी को यूज ही नहीं करते क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारे इश्यूज होते हैं. आपकी वाटर इंजेक्शन से ही अच्छा खासा अमाउंट प्रोड्यूस हो जाता है, तो सिर्फ आप प्राइमरी और सेकेंडरी पे ही रहते हो, टर्शरी पे नहीं जाते. सो देयर इजंट मैंडेटरी टू फॉलो दिस सीक्वेंशियल टेक्निक ना. So it says that in other situations, the so-called tertiary process might be applied as a secondary operation instead of water flooding. This action might be dictated by such factors as the nature of tertiary process, availability of injectants, and economics. As I told you, कि tertiary method पे हम नहीं जाते, secondary operation को ही हम tertiary method consider कर लेते हैं, जिसको हम water flooding करते हैं, कि उसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं, या injectivity problems हैं, economical problems हैं, या there are many other problems as well. Now we will discuss in detail in coming lectures. So it says, for example, if a water flood before application of tertiary process would diminish the overall effectiveness, then the water flooding stage might reasonably be bypassed. अब इसमें ये उल्टा केस बता रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप उस वेल में पानी इंजेक्ट करेंगे तो there might be uh, an overall effectiveness of reservoir will be depleted. It means that आप जब पानी को इंजेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है उस इंजेक्टिविटी से आपके रिजर्वायर की जो वेलबोर की सराउंडिंग परमेबिलिटी है वो डैमेज हो जाए, या कन्फर्मेंस कंट्रोल हो जाए. कन्फर्मेंस कंट्रोल इज अ टर्म व्हिच वी विल डिस्कस इन अगेन इन कमिंग स्लाइड्स, और आपका जो सीईपी का प्रॉब्लम है वो भी उसी पे है. सो वी विल डिस्कस इन फ्यू कमिंग स्लाइड्स दैट एज वेल, कि आपका जो वेलबोर की परमेबिलिटी है सराउंडिंग की जहाँ से वेल प्रोड्यूस हो रहा होता है, दैट माइट आल्सो डिमिनिश, यू नो, कि उसकी अगर परमेबिलिटी ही कम हो जाए आपके वाटर इंजेक्शन से. सो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रॉक्स एज वेल, डिपेंड्स अपॉन योर reservoir type, reservoir characteristics, that uh, what method you're going to use. No? So after primary flooding, it's not necessary in some cases. आप direct tertiary पे आ जाते हो. उसमें आपके गैस इंजेक्शन होती है, थर्मल इंजेक्शन होती है, या डिफरेंट केमिकल्स आप इंजेक्ट कर रहे होते हो. सो देयर इज नो नीड ऑफ वाटर फ्लडिंग. और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी पे जाते हो, टर्शरी को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. सो इट्स नॉट सीक्वेंस, दीज बोथ मेथड्स आर नॉट सीक्वेंशियल, प्राइम टर्शरी और सेकेंडरी मेथड ना. सो वट एवर द सिचुएशन राइट देयर इज, whether it's reservoir characteristics, whether it's economical problem, whether it's accessibility or injectivity problems,
So whatsoever problem is there, it depends upon the scenario at that time and on your production history कि आप उसको कौन से methods आपने use करने हैं. Either you will go for chronological sequence or not, or you are skipping primary method, or you are skipping secondary method, or you are skipping tertiary methods. So it depends upon your reservoir characteristics and your economical conditions. अब यहाँ पे एक टर्म है कि आइदर ईओआर और टर्शरी रिकवरी. नॉर्मली अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई ईओआर और टर्शरी में क्या फर्क है, तो दे विल से दैट इट्स सेम. सो किसी हद तक सही भी हैं कि these both terms are synonyms to each other, but it's better to go for enhanced oil recovery instead of saying tertiary recovery. Why? Because of such situations, the term tertiary recovery fell into disfavor in petroleum engineering literature, and the designation of EOR becomes more accepted. अब ये ऐसा क्यों है कि हम EOR को preference देते हैं और we avoid to use this term as a tertiary recovery? So it says that another descriptive designation commonly used as improved oil recovery, which includes EOR, but also encompasses a broader range of activities, example, reservoir characterization, improved reservoir management, and infill drilling. So because of the difficulty of chronological oil production classification, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो उसकी chronological sequence है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और उसकी बेस पे ये शुरू में टर्म्स डेवलप हुए थे, जिसमें आपका प्राइमरी मेथड था, फिर सेकेंडरी मेथड, एंड देन देयर वाज अ टर्शरी रिकवरी मेथड. अब ये टर्शरी इन अ सेंस तब टर्शरी बनेगा जब वो इन दो ऑर्डर्स को फॉलो करता है. अगर वो इन दो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, so it means it's not tertiary recovery, और हम उसको प्राइमरी रिकवरी भी नहीं कह सकते या सेकेंडरी रिकवरी भी नहीं कह सकते, क्योंकि we don't know that whether we are using it at third level, at first level, or second level. So इसलिए scientists have or researchers or academia has come to a conclusion that instead of tertiary recovery हम उसको enhanced oil recovery कहेंगे कि EOR हम पहली स्टेज पे यूज कर ले तो it will be EOR as well. अगर उसको सेकेंडरी पे भी यूज करते हो फिर भी enhanced oil recovery है. आपका जो लैंग्वेज सेंस है वो चेंज नहीं होता इससे. So we avoid for improved oil recovery as well, क्योंकि improved oil recovery का जो स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. उसमें आपके ये इनफिल ड्रिलिंग और रिजर्वायर मैनेजमेंट और रिजर्वायर कैरेक्टराइजेशन ये चीज़ें भी आ जाती हैं, जो कि इनहेंस ऑयल रिकवरी में कंसिडर्ड नहीं होती. इनहेंस ऑयल रिकवरी में आप सिर्फ मेथड्स पे फोकस करते हो in order to reduce the hydrocarbon. So you are not interested in reservoir management or another processes. So therefore we use term enhanced oil recovery instead of tertiary recovery or improved oil recovery ना. उसके बाद we will go for primary recovery. A classification scheme is clearly used in that it establishes a basis for communication among technical persons. However, it also has a pragmatic utility in the implementation of taxes, laws, and accounting rules. Primary recovery results from the use of natural energy present in reservoir as the main source of energy for the displacement of oil to producing wells. Again, you have studied this as well, and you know that there are different drive mechanisms present into the reservoir. किसी भी reservoir में उसके अपने drive mechanisms होते हैं, gas cap होता है, water drive होता है, और बहुत सारे methods होते हैं. So those driving forces are responsible for this primary recovery. कि these natural energy sources, जिसमें गैस ड्राइव है, गैस कैप है, नेचुरल वाटर ड्राइव है, या फ्लूइड एंड रॉक एक्सपेंशन है, या ग्रेविटी ड्रेनेज है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं. तो ये जो मेथड्स होते हैं ये उस ऑयल को जैसे ही आप रिजर्वायर को हिट करते हो और उसको चैनल देते हो वेलबोर में, तो उसका जो प्रेशर होता है it tries to push those hydrocarbons into the wellbore, and
जैसे आपने आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड्स में भी पढ़ा होता है। अच्छा, हम आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड्स को यू आर में प्राइमरी में रखते हैं या सेकेंडरी में रखते हैं या टर्शरी में रखते हैं? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि वो प्राइमरी रिकवरी के ही पार्ट होते हैं, आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड्स, जिसमें आपकी सकर और पंपिंग होती है, गैस लिफ्ट होता है, या सेमी सबमर्सिबल पंप मेथड होता है। तो ये जो मेथड्स होते हैं ये आपके प्राइमरी रिकवरी के पार्ट होते हैं, बिकॉज कि आपका रिजर्वायर जो है, जब तक वो अपनी नेचुरल प्रोसेस की एनर्जी उसमें मौजूद है, इट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी मेथड। तो उसमें आप, अगर आपने डिटेल में उसको पढ़ा है कि जब वो हाइड्रोकार्बन्स वेलबोर में प्रेजेंट होते हैं, तो वेलबोर में प्रेजेंट होने के बाद आप आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड अप्लाई करते हो। क्यों? क्योंकि वो वेलबोर के बॉटम से सरफेस तक फ्लो नहीं करवाते, इतना प्रेशर नहीं होता, बट दे हैव द प्रेशर टू transport that crude or that hydrocarbons from the reservoir into the wellbore। वो wellbore तक आ जाते हैं, इतना फ्लो होता है उनमें, तो still there is that natural energy in that। इसलिए हम artificial methods को प्राइमरी रिकवरी मेथड के पार्ट में रखते हैं कि they have their energy, और फिर वो मेथड्स जो हैं उनको, डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करते हैं, ताकि वो, मतलब ऐसे समझ लें कि एक नीचे कुआं होता है, और आपने जैसे मूवीज में देखा होता है कि आप या गांव में जाते हैं तो आप कोई चीज नीचे फेंकते हैं और फिर उसमें से वो पानी उठा के ऊपर ले आते हैं। तो इट्स द सेम प्रोसेस फॉर आर्टिफिशियल लिफ्ट, या आपके वेलबोर तक वो हाइड्रोकार्बन्स आ चुके होते हैं, तो आप डिफरेंट मेथड यूज करते हो उनको बॉटम से लेके सरफेस तक ले आने में। सो स्टिल इट्स द पार्ट ऑफ योर primary recovery method। The particular mechanism of lifting oil to the surface once it's in the wellbore is not factored in the classification of a scheme। उसके बाद है secondary recovery। As you all are aware that in secondary recovery we use different fluids, normally or mostly it's water। जब आपकी नेचुरल मैकेनिज्म्स जो आपके हैं, जैसे गैस कैप का प्रेशर हो गया, या गैस का एक्सपेंशन हो गई, या ऑयल कॉलम वेल्स टू डिस्प्लेस ऑयल इमिसिबल, तो ये जितनी भी फोर्सेस हैं, जब ये यूटिलाइज हो जाती हैं, और हेलो, कौन बीच में बात कर रहा है यार? कैन यू ऑल गाइस हियर मी? Yes, sir. Yes, चलो, sir. Yes, sir. तो बेटा, सो एक मिनट रुक जाए, अजान आ रही है यहाँ पे।
जी बेटा. So I was discussing about this secondary recovery method. Okay, secondary recovery results from the augmentation of natural energy through injection of water or gas to displace the oil towards producing wells. Gas injection in this case is either into a gas cap or pressure maintenance and gas cap expansion. अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका किस टाइप का रिजर्वायर है ना, कि आप नॉर्मली सेकेंडरी रिकवरी में वाटर इंजेक्ट करते हो, और इंजेक्शन वेल से आपने वाटर इंजेक्ट किया. अब वो जो वाटर होता है, आप रिजर्वायर कॉलम होता है, एज यू नो इन रिजर्वायर देयर आर डिफरेंट कॉलम्स, गैस कॉलम, ऑयल कॉलम, एंड देन देयर इज दैट द बॉटम देयर इज अ वाटर कॉलम. सो आप जब वाटर इंजेक्शन कर रहे होते हो तो वो आप ऑयल कॉलम में इंजेक्ट करते हो उसको. और अगर आपने एज अ सेकेंडरी फ्लूइड गैस को इंजेक्ट करना है, अगर गैस के रिजर्वायर का बहुत ज़्यादा है और वो बिल्कुल ही आपका वेलबोर को क्विकली अप्रोच में नहीं है, तो आप फिर उसको गैस को एज अ सेकेंडरी फ्लूइड यूज करते हो, और उसको आपने फिर इंजेक्ट करना होता है गैस कैप में, ताकि जो गैस कैप का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे और वो ड्राइविंग फोर्स हो आपके हाइड्रोकार्बन्स की प्रोडक्शन का. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर रिजर्वायर टाइप एंड whether it's gas cap or it's any other reservoir. So depending on that, you will consider which fluid you are using for secondary recovery. Na? So it says gas processes that are based on other mechanisms such as oil swelling, oil viscosity reduction, or favorable phase behavior are considered as your processes. So ये सारे gas processes की parts होते हैं. Again, an immiscible gas displacement is not as efficient as water flood and is used infrequently as a secondary recovery process today. पहले क्या होता था, आप गैस को रिजर्वायर में ही इंजेक्ट कर रहे होते थे और वो एज एन इमिसिबल फ्रंट यूज होती थी. लेकिन जब आपने पानी इंजेक्ट शुरू किया करना, तो इट गिव मोर फार बेटर रिजल्ट्स देन गैस, क्योंकि जो फ्लूइड लिक्विड और लिक्विड की इंटरेक्शन है, इट वाज मोर प्रोन and more effective than compared to air and the fluid. So secondary recovery process में मोस्टली अब वाटर फ्लडिंग हम यूज कर रहे होते हैं, बिकॉज इट्स मोर इफेक्टिव. और आपने टर्शरी रिकवरी मेथड पे भी जाना होता है, तो टर्शरी के लिए आपको पहले सेकेंडरी रिकवरी से जितनी भी पॉसिबल इंक्रीमेंट हो सकती है आपके हाइड्रोकार्बन्स की रिकवरी की, वो आप करते हो. और जब पानी इंजेक्ट कर रहे होते हो, यू ऑलरेडी आर नोइंग दैट व्हाट इंजेक्टिविटी प्रॉब्लम्स माइट बी देयर और हाउ रिजर्वायर pressure is behaving, how it's altering the porosity and permeability of that reservoir, and all those behaviors are known to you by water flooding. So you plan your tertiary method according to that. And today water flooding is almost synonymous with the secondary recovery classification. जहाँ भी आपको secondary recovery की बात होगी, तो you should assume or understand that it's water flooding. अब EUR है. I didn't wrote tertiary recovery. As I told you earlier, that it's better to write enhanced oil recovery or EOR instead of writing tertiary recovery. प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो वही रहेंगे, क्योंकि अगर वो है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट ईआर पे आ जाते हो. यू विल नॉट से इट्स टर्शरी रिकवरी. सो it says EOR results principally from the injection of gases or liquids, chemicals, and the use of thermal energy. हाइड्रोकार्बन गैस, CO2 या नाइट्रोजन या फ्लू गैसेस, ये सारे यूज होते हैं यूआर प्रोसेस में. सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट वो डिपेंड करता है कि आपका रिजर्वायर कैसा है. आई मीन उसका ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, गैस कैप है नहीं है, वाटर ड्राइव उसका मेन फोर्स है जो कि पुश कर रहा है उसको. So your selection of your method will be solely depending upon your reservoir type, reservoir characteristics, and your fluid composition, कि आपके रिजर्वायर में कौन किस टाइप की फ्लूइड मौजूद है. जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, whether they are light, they are medium, heavy, are they condensate, या उनमें जो मिसिबिलिटी है पानी और ऑयल की वो ज़्यादा है. मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स आप पहले कंसिडर करते हो, एंड देन यू आर गोइंग टू फाइनलाइज दैट व्हिच your method you are going to use in that particular reservoir.
The use of gas is considered as an ER process if the recovery efficiency significantly depends on mechanisms other than immiscible frontal displacement characterized by high IFT permeabilities ना होता ये कि आप नॉर्मली एक रिजर्वायर का फ्रंट बनता है नीचे जब आप कोई भी इंजेक्शन कर रहे होते हो और वो फ्रंट फिर आपके हाइड्रोकार्बन्स को पुश कर रहा होता है आई विल शो यू दोज फिगर्स इन कमिंग स्लाइड्स सो होता ये है कि आप जब गैस इंजेक्ट करोगे तो उसमें तो कोई फ्रंट नहीं बनता गैस क्योंकि गैस इज नॉट इन अ लिक्विड फॉर्म एंड wherever it finds the way it tries to flow there तो immiscible frontal displacement का concept नहीं आता अपना गैस इंजेक्शन में बट अगेन I told you that it depends upon your reservoir type, reservoir characteristics, and your fluid characteristics that which method you are using. अगर आपकी गैस की डिमांड है वहाँ पे गैस रिजर्वायर है आपका और आप गैस इंजेक्ट कर रहे हो then there will be no any immiscible frontal displacement or concept of IFT or wettability alteration because it's already gas. So there can be a number of reasons that कि उस गैस का प्रेशर लो हो गया या उस गैस में इसका जो पर्टिकुलर अपना ड्राइव मैकेनिज्म था वो डिप्लीट हो गया so you will go for gas injection there. Secondly, several liquid chemicals are commonly used. मुख्तलिफ chemicals हम use कर रहे होते हैं इसमें normally जो फील्ड में यूज होते हैं those are polymers, surfactants and other solvents. तो केमिकल लिक्विड्स में सिर्फ इन तीनों लिक्विड्स पे लिमिट मतलब केमिकल फ्लडिंग नहीं होती देयर आर नंबर ऑफ अदर लिक्विड्स एज वेल सो इट डिपेंड्स अपॉन अगेन कि आप वो पर्टिकुलर मेथड क्यों सिलेक्ट करना चाहते हो मिसाल के तौर पे अगर कोई रिजर्वायर आपका सैंडस्टोन रिजर्वायर है और आप उसमें सरफेक्टेंट इंजेक्ट करते हो तो वो क्यों कर रहे हो अगर वो कार्बोनेट रिजर्वायर है आप उसमें पॉलीमर इंजेक्ट कर रहे हो तो इज इट वायबल टू गो फॉर पॉलीमर फ्लडिंग अगेन आई विल से दैट वी विल कंसिडर ऑल द पैरामीटर्स एंड मैं बार बार ये सारे पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ तो वो मैं आपको एक टेबल शो करवाऊंगा उस टेबल में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि which parameters are related to which UR technique basically ना तो कौन सी UR technique कौन से method के लिए applicable है we will discuss that in coming slides so for now you need to understand that in chemical flood आप वो जो पानी इंजेक्ट कर रहे थे सेकेंडरी रिकवरी मेथड में आप उसी पानी में अल्ट्रेशंस करते हो अल्ट्रेशंस इन अ सेंस कि आप उस पानी को या तो ज़्यादा विस्कस बनाते हो जो कि आप का पॉलीमर बनता है अब पॉलीमर का यूज ही क्यों होता है आप यूज क्यों करते हो पॉलीमर का कि जैसे ही आपने पानी इंजेक्ट किया था तो वाटर वाज व्हाट वी से मोर डेंसर देन योर ऑयल तो उसने ऑयल को बाईपास कर लिया अब इसमें जो ये फ्रंटल डिस्प्लेसमेंट वाली बात आ रही है इमिसिबल फ्रंटल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली when we will particularly study this polymer flooding or surfactant flooding तो उसमें डिटेल में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो पानी जब बाईपास हो जाता है तो it makes a structure like fingers are crossing through that bed तो वो मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा आगे चल के तो वो बाईपास कर जाता है लेकिन उसी जगह पे अगर आप उसको ज़्यादा विस्कस बना देते हो उसी पानी को तो वो फिंगर्स की शेप के अपोजिट में एक पिस्टन टाइप फ्रंट बनाता है जिसको एमिसिबल फ्रंटल डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं तो वो आपके उस एक पिस्टन टाइप जो डिस्प्लेसमेंट आती है तो वो आपका रिमेनिंग जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिन पोर्स में पहले पानी एक्सेसिबल नहीं था वहां पे ये पॉलीमर उसको पुश करता है और उन जोन्स में इंटर होता है जहां पे आपका पानी इंटर नहीं हो पाया और उसने बाईपास कर दिया और उन रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन्स को वो प्रोड्यूस करवाता है
इसी तरह सर्फेक्टेंट्स, बिकॉज यू आर इन योर फाइनल ईयर, यू मस्ट बी अवेयर, आप अपने FYP भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है। मेजरली वो अपना IFT रिड्यूस करता है, इंटरफेशियल टेंशन। You guys are again I'm saying that you are, I'm just speaking, ये इस virtual lectures का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा है कि टीचर बस बोलता रहता है और स्टूडेंट्स को सिर्फ सुनना होता है, and it's just not giving the sense of the lecture, because in lecture when teacher and student have communication and when they ask questions and when they discuss each topic, so then it becomes understandable that टीचर को भी अब लगता है कि स्टूडेंट्स ने चीज़ों को समझ लिया है, but in this type of setup uh, it's very boring and it's very one way communication, so बहरहाल I was saying about the surfactant के IFT जब आप अल्टर करते हो किसी भी रिजर्वायर में कि अब IFT होती क्या है, इट्स द सरफेस टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स, के दो लिक्विड्स के दरमियान जो सरफेस टेंशन होती है। जैसे आपको पता है कि रिजर्वायर में पानी और ऑयल दे आर कंबाइंड टुगेदर लिविंग इन दैट रिजर्वायर, तो अगर इनकी अटैचमेंट आप रिमूव कर लो तो आपका ऑयल ज़्यादा मोबाइल हो जाता है, कि उसकी अटैचमेंट अगर उन फ्लूइड से जो कि रिजर्वायर में ऑलरेडी मौजूद थी, जैसे कोनेट वाटर हो गया, उसके साथ जो इंटरेक्शन ऑयल का मौजूद है वहाँ पे, अगर आप उसको कम करते हो उस इंटरेक्शन को, तो ऑयल वहाँ से निकल के मोबाइल हो जाएगा और एंड देन इट विल बी प्रोड्यूसिबल। तो सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट्स की खासियत ये है कि अगर उसका आप स्ट्रक्चर देखें, सो इट्स from one side it's hydrophilic in nature, and from other side it's hydrophobic in nature, so एक ही केमिकल में ये दोनों खासियतें मौजूद हैं। अब ये दोनों टर्म्स, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, कि ये पानी के साथ अटैच हो सकता है, और हाइड्रोफोबिक इन नेचर के ये ऑयल के साथ भी अटैच हो सकता है। सो जब आप सरफेक्टेंट्स इंजेक्ट कर रहे होते हो तो जब वो नीचे जाते हैं तो वो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल इन कमिंग लेक्चर्स एज वेल, IFT क्या होती है, बट फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप मुख्तलिफ केमिकल्स यूज करते हैं उसी पानी में। अब वो पानी या तो आपका जो अवेलेबल सोर्स होता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, कोनेट वाटर हो सकता है, या कोई भी पानी हो सकता है, बट इट शुड बी compatible with that chemical and with your reservoir as well। तो आप वो उस पानी को यूटिलाइज करते हैं और फिर नंबर ऑफ केमिकल्स उसमें ऐड करते हैं और फिर आप उसको इंजेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर हाइड्रोकार्बन रिकवरी। उसके बाद फिर थर्मल प्रोसेसेस आते हैं, so it's typically consisting of use of steam या hot water आप इंजेक्ट करते हो, जो कि इंस्टीट्यूट जनरेशन करता है आपकी थर्मल एनर्जी की, और ऑयल कंबशन होती है, और उससे फिर नंबर ऑफ प्रोसेसेस अकर होते हैं, जैसे कि आपका तो एक फ्रंट बनता है, स्टीम फ्रंट। दूसरा, टेम्परेचर जब शिफ्ट हो रहा होता है आपका स्टीम से आपके रिजर्वायर में, तो वो आपके रिजर्वायर की जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी विस्कोसिटी को कम करता है। उनकी विस्कोसिटी जब रिड्यूस होती है तो वो ज़्यादा मोबाइल हो जाते हैं, एंड देन दे आर एबल टू ट्रैवल थ्रू द रिजर्वायर एंड आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द production well। So again, in thermal recovery, number of methods are there. Steam injection, cyclic steam injection is there, and SIGD method is there। आप नीचे रिजर्वायर फायर फ्लडिंग इज देयर, कि आप नीचे रिजर्वायर में कंबशन करते हो और वो कंबशन आपकी हाइड्रोकार्बन्स का एक की हैवी हाइड्रोकार्बन्स की विस्कोसिटी को रिड्यूस करती है और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करवाती है प्रोडक्शन वेल से।
So any question up till now, बेटा? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे। बस सर सर जी। कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं पूछूं? यू नो बट हाउ यू विल आंसर? यू नो आपकी बड़ी बचत है ऐसे क्लासों में। इवन टीचर इज आस्किंग एंड आप रिस्पॉन्ड ना करो, फिर भी टीचर तो आपको डांट नहीं सकता यहाँ पे, बिकॉज यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, यू नो। जब तक टीचर डांटे ना तो उसको ऐसा लगता है कि उसका लेक्चर पूरा ही नहीं हुआ। So now someone have asked that are all surfactants hydrophilic and hydrophobic in nature? बेटा सर अगर आप सर्फेक्टेंट की बात करेंगे तो कोई सर्फेक्टेंट्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर भी होते हैं, कोई सर्फेक्टेंट्स हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। अब ये दोनों आपको मैं उनका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा व्हेन वी विल बी इन फिजिकल क्लासेस। सो उसका जो हेड होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसका हेड और टेल होता है। तो हेड और टेल में एक साइड आपके हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है और दूसरी साइड हाइड्रोफोबिक होती है। ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है सर्फेक्टेंट का, कि सर्फेक्टेंट का मकसद ही ये होता है कि वो, अच्छा, उसमें जो डिफरेंशिएशंस होती हैं वो फिर फर्दर आपकी एन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स हैं, कैट आयोनिक सर्फेक्टेंट्स हैं। अब ये क्या है, वी विल डिस्कस दोज इन सर्फेक्टेंट फ्लडिंग, कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, आयोनिक चार्जेस के कैसे डिफरेंसेस हैं। बट जो उसकी मतलब नेचर है सर्फेक्टेंट्स की, वो यही है कि दे आर हैविंग दीज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स।